ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिक्र लगातार आज की सबसे बड़ी खबर का हो रहा है, क्योंकि चर्चा का विषय भी वही है, ताली का विषय भी वही है, क्योंकि हिंदुस्तान के जाबाजों ने पूरे देश को, पूरे विश्व को यह साबित कर दिया कि साहस, शौर्य, अदम्यता, अद्भुत पराक्रम क्या होता है, वो हमने विश्व पटल पर आच्छादित किया है। और कुछ इस तरह कि अब जो तमाम इस्लामिक स्टेट्स हैं वो भी न्यूट्रल स्टैंड पर है, वो भी कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, बच रहे हैं। ये विदेश मंत्री की कूटनीति का भी आज एक एग्जाम्पल है, उसमें ये भी देखने को मिलता है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में मोहन कुमार जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर DK गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, संजीव श्रीवास्तव विदेशी मामलों के जानकार हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे। तब तक मोहन कुमार जी, मैं सवाल आपसे पूछ रही थी सर, सवाल मेरा ये था सर कि देखिए भारतीय जो सैनिक हैं उन्होंने ये जो एयर स्ट्राइक की है वो भारतीय सीमा में रहते हुए की। सर इसको मैं इस बात से कनेक्ट कर पा रही हूं कि कुछ दिनों पहले इंडिया ने अपना एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद किया था। क्या ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट था कि एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए बंद कर देना, कहीं से भी होल्ड नहीं, कहीं से भी कोई एक सूत्र हमने नहीं छोड़ा था? बिल्कुल पूजा, ये टैक्टिकल मूव होते हैं और ये हमारी जो टैक्टिकल ड्रिल्स हैं ये उसका पार्ट एंड पार्सल है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने अपने अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है इस तरह के, उनका हमने सम्मान करते हुए ही पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, स्ट्राइक किया है। और जिसको आज सभी देश जो हैं, जितने दुनिया भर के देश हैं, और भारत की सराहना भी कर रहे हैं। इसलिए किसी भी देश ने भारत के खिलाफ, इस तरह की स्ट्राइक करने के खिलाफ किसी भी देश ने हमारी निंदा नहीं की रही है। सब लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं इस काम के लिए। सर लेकिन इस बीच देखिए चाइना का बयान सामने आता है। चाइना कहता है कि पाकिस्तान की संप्रभुता और अखंडता को जिस तरीके से आहत किया गया है वो चिंताजनक है, यानी कि पाकिस्तान अभी भी झुकी झुकी भाषा बोल रहा है। पाकिस्तान, चाइना को अभी समझ लेना चाहिए कि जो भारत ने जो स्ट्राइक करके जो डैमेज पाकिस्तान को किया है वो बेसिकली पाकिस्तान को डैमेज नहीं किया है। हमने तो तमाम मानवता के ऊपर, एक पूरी मानवता के ऊपर जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसके दुश्मनों को खत्म करने का काम किया है। हमने तो पूरी दुनिया का जो प्रॉब्लम है वो अपने सर पे ले लिया है। ये लोग तो पूरी दुनिया, दहशतगर्द सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है ये लोग। एक बात समझ लीजिए, अगर वो सिर्फ इंडिया के लिए काम कर रहे होते तो कुछ और होती। ठीक है, लेकिन ये लोग तो दुनिया के हर कोने में ये लोग छुपे हुए हैं। दुनिया के हर कोने में ये लोगों को मानवीयता के खिलाफ और मानवता के खिलाफ ये लोग काम कर रहे हैं। इनको मिटाना तो ये मानव धर्म है बेसिकली। बिल्कुल। डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं। सर मैं आपके पास आऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना तीन देशीय दौरा जो था वो रद्द किया है। उसमें एरो एशिया, उसके अलावा नॉर्वे की बात कर लें, नीदरलैंड की बात कर लें, इन तीनों देशों के दौरे को रद्द किया है। इससे क्या मैसेज आपको समझ में आ रहा है? क्या पिक्चर अभी और बड़ी है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, या हिंदुस्तानी सिर्फ इतने में खुश हो गए हैं? असल में अभी मिठाई के डिब्बे में बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। देखिए, जब 22 तारीख को जो घटना हुई उसके बाद से भारत ने आक्रमण पाकिस्तान पे कर दिया था। दो तरफा कहिए तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से भारत आगे बढ़ा है। और भारत को केवल जो काइनेटिक जो आज शुरुआत हुई है प्रक्रिया की, उससे बाधा न जाए। और भारत जो है, जब सिंधु जल संधि को जब हम लोग कारगिल में लड़ रहे थे 1999 में, दैट टाइम आई वाज पोस्टेड इन उधमपुर बेस, तो उस समय भी सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं किया गया था श्री वाजपेयी जी के द्वारा जी। अब उसके बाद जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, तो उस दिन से जो वाटर स्ट्राइक किया गया, अब चूंकि मैं हाइड्रो के बारे में भी बहुत ज्यादा जानता हूं, और मैं जानता हूं कि भारत में भी 20,000 मेगावाट उन नदियों से पानी की क्षमता है, जिसमें 3500 ही हम लोग अभी रीच कर पाए हैं। और क्योंकि सर जब सिंधु का पानी रोका गया उस दौरान भी बहुत सारी खबरें इस तरीके की आ रही थी। और जो मेरी रिसर्च है, मैं गलत हो सकती हूँ सर तो मुझे प्लीज करेक्ट कीजिएगा, कि इंडिया सिर्फ अपने जो वाटर बेनिफिट्स हैं उसका 20% ही इनटेक कर पा रहा है।
20% इंटेक कर पा रहा, 3.76 आई थिंक जो MHA जो उसको पानी अभी भारत कारण है उसका कि सिंधु जल संधि को पाकिस्तान ने भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट को रोकने के लिए एक साधन के रूप में यूज किया है। और मैं बता दूं कि इस संधि को एबियंस में रखने से पहले भारत 2 बार वर्ल्ड बैंक में जो कमेटी है उसके सामने इसको मोदी सरकार ने गुहार लगा रखी कि इसको पहले बंद किया जाए, फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाए। और मैं इसको बताऊंगा कि मोदी जी के द्वारा इस मौके पे चौका मारा गया है कि इस मौके को देखते ही इन्होंने संधि को, क्योंकि भारत बहुत दिनों से ताक में था ताकि हाइड्रो के प्रोडक्शन में वो चाइना के बराबर आ जाए। जैसे सोलर में चाइना बहुत आगे जा चुका है और हाइड्रो में भारत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन सर क्या यहाँ पे आपका इशारा ब्रह्मपुत्र डैम की साइड है? बिल्कुल, भारत किसी भी तरह से उस नुकसान की भरपाई अगर उधर से होती है तो यहां से करेगा। और चूंकि पाकिस्तान की जो नस है वो सिंधु दरिया से जो पानी जा रहा है वो है, भारत ने उसको पकड़ लिया है, मुनीर की चीज को भारत ने पकड़ लिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने चौका मारा है मौका देख के, और इसको अभी तक समझ नहीं पाए लोग कि नहीं, ये बहुत बड़ा डिसीजन जो भारत 2 बार और वो न्यूज में नहीं आ पाया। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर इसको शायद ये कहेंगे कि तीर एक था और निशाने कई सारे। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। बहुत स्वागत है सर आपका। संजीव श्रीवास्तव जब बोलते हैं तो उनकी प्रखरता मुखरता वैश्विक मंच के बराबर होती है। सर आपके साथ हमेशा चर्चा करना मेरे लिए सुखद होता है। एक बार फिर से स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल सर कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने, सभी आपसे स्ट्राइक का सवाल पूछ रहे होंगे, लेकिन मैं मोदी जी के दौरे पर कंसंट्रेटेड सवाल आपसे पूछ रही हूं। क्या सरप्राइजेस और ज्यादा है अभी हमारे लिए मोदी जी के 3 देशों का जो दौरा रद्द हुआ है? सर मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? संजीव जी मेरे साथ में कनेक्ट नहीं हो पा रहे। एक बार फिर से कोशिश होगी कि संजीव जी से जुड़ा जा सके, क्योंकि वैश्विक मामलों के जानकार हैं तो वैश्विक संबंधों को बहुत अच्छे से इलैबोरेट करते हैं। मोहन कुमार जी मैं आपके पास चलूंगी। सर जिस तरीके से डॉक्टर डीके गुप्ता कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बहुत बड़ी है, यानी कि लार्जर देन द स्केल है और शायद आउट ऑफ द बॉक्स है जो हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। इंडियंस शायद थोड़े में ही खुश हो गए, पर अभी मिठाई के डिब्बे में बहुत से सरप्राइजेस हैं, शायद चॉकलेट्स हैं इतनी सारी जिनकी रैपिंग बॉम्ब के ऊपर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से गुप्ता सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, और मैं उनसे पूरी तरीके से इत्तेफाक भी रखता हूँ जी। और आने वाले दिनों में आपको ये अगर हमने नहीं किया, अगर ये सरप्राइजेस पाकिस्तान को हमने नहीं दिए तो ये हमारे लिए डेंजरस होने जा रहा है। इसलिए ये भी आप मान लीजिए, ये हमारा हमें कोई शौक नहीं है सरप्राइजेस देने का, ये हमारी कंपल्शन है। पाकिस्तान की हरकतों से इस तरह की हमारी स्थिति हो गई कि मजबूर होकर हमको इस तरह के सरप्राइजेस पाकिस्तान के लिए देने पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और वो कहावत बहुत मशहूर है सर कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, तो खैर मनाने के दिन चले गए और बकरा फिलहाल कट चुका है। संजीव श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सर मैं आपको ऑडिबल हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर बहुत स्वागत है, आपके साथ चर्चा करना हमेशा मेरे लिए बहुत सुखद होता है। स्वागत के साथ सवाल सर, क्योंकि आप बहुत लेट जुड़े हैं तो मैं सीधे पॉइंट पर आपसे बात करूंगी। और पहला पॉइंट मेरा यही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की जो यात्रा है, नीदरलैंड, नॉर्वे और एरोएशिया, ये जो यात्रा रद्द हुई है इसको आप किस तरीके से देखते हैं? हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं कि एयर स्ट्राइक तो ठीक है, मॉक ड्रिल तो ठीक है, लेकिन क्या पिक्चर अभी फ्रेम से बहुत बाहर है जो अभी दिखनी बाकी है? जी देखिए, ये जो कार्रवाई आज भारत ने बड़े ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से, नॉन एस्केलेटरी तरीके से, मेजर्ड तरीके से इसको कंडक्ट की है, और भारत ने इसके संदर्भ में अपना जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन है वो भी बहुत क्लियर किया है कि ये जो कार्रवाई थी आतंकवाद विरोधी कार्रवाई थी। ये पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन के विरुद्ध में कार्रवाई नहीं की गई, पाकिस्तान के सिविलियन इंस्टॉलेशन से और सिविलियंस को टारगेट नहीं किया गया। ये आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई थी, आतंकियों के ठिकानों को टारगेट किया गया है। और इस कम्युनिकेशन को भारत ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो हमारे विदेश सचिव श्री विक्रम मिश्री ने और 2 हमारे वायुसेना और थल सेना के महिला अधिकारियों ने किया, वो बहुत ही स्पष्ट था
कि ये जो कार्रवाई थी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल तरीके से और एक मेजर्ड और तरीके से की गई। ये काउंटर टेररिज्म कार्रवाई थी, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था और इसके इम्पेरेटिव्स भी बड़े क्लियर थे कि ये जो नया भारत है आतंकवाद की घटनाओं को रिस्पॉन्ड करता है, उसे और ऐसे रेड लाइन को क्रॉस करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मैसेज को बहुत ही लाउड एंड क्लियर तरीके से देने के लिए कार्रवाई की गई। लेकिन इतना कहने के बाद सर मैं चाहूंगी कि आप जब ये चर्चा कर रहे हैं तो इस दौरान प्लीज ऐड ऑन कीजिएगा कि इस्लामिक स्टेट्स का जो एक न्यूट्रल स्टैंड सामने आया है, ये कभी ऐसा नहीं हुआ। हमेशा जब इस तरह की स्ट्राइक्स इंडिया ने करी हैं पाकिस्तान के ऊपर 2 से 3 बार, जब भी इस तरह की स्ट्राइक्स हुई हैं, तब जो इस्लामिक स्टेट्स हैं उनका जो बयान है वो हमेशा पाकिस्तान की तरफ झुका हुआ आया है, उनके लिए प्रो आया है। लेकिन इस बार ये न्यूट्रल स्टैंड क्या कहता है सर? ये बिल्कुल इसका भी मैसेज बहुत ही स्पष्ट है, बड़ा सकारात्मक ये परिवर्तन है। और ये जो राष्ट्र है, जो मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र, मुस्लिम वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं, ये इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि भारत जो भी कार्रवाइयां करता है उसमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक उसमें क्रेडिबिलिटी होती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ऊंची है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। भारत विश्व में शांति, सुरक्षा, स्थिरता, संपन्नता के लिए कार्य करता रहा है। मिडिल ईस्ट रीजन के में भी भारत का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव है और भारत की जो महत्ता को मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र भी जानते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, यूएई हो, ईरान हो, जीसीसी के राष्ट्र हो, अन्य मिडिल ईस्ट रीजन के राष्ट्र हो, इजराइल हो। जाहिर है कि सभी इस बात को जानते और समझते हैं कि भारत एक बड़ी ही ऊंची छवि और क्रेडिबिलिटी वाला राष्ट्र है। और भारत के द्वारा ये जो कार्रवाई की गई है, ये आतंकवाद के खिलाफ प्रहार है। ये पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं की गई है, ये पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को भी टारगेट नहीं किया गया है, बल्कि आतंक के ठिकानों को इसके माध्यम से हिट किया गया है और बहुत ही सक्सेसफुली हिट किया गया है। तो ये अब जो कार्रवाई करने के बाद भारत ने अपना कम्युनिकेशन भी क्लियर कर दिया है और ये भारत के बहुत ही अच्छे स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ही परिणाम है कि जैसा कि आपने बताया कि जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड दिखाया है, एक सकारात्मक ये परिवर्तन है। और अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान इस पूरे स्थितियों को कैसे वो डील करता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है। सर एक विषय मैं आपसे भी समझना चाहूंगी और हमारे साथ में 2 मेहमान और भी जुड़े हुए हैं। मोहन कुमार जी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और साथ में डॉक्टर डीके गुप्ता जी, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मोहन सर, मैं आपके पास आऊंगी। सर, लगातार हम हाफिज सईद का नाम सुनते रह रहे हैं और उसका जिक्र सुनते रह रहे हैं, उसके बयान सुनते रह रहे हैं, आसिम मुनीर का भी बयान सुनते रह रहे हैं, लेकिन आज की ये जो घटना घटित हुई इसको आज ही काउंट करेंगे, क्योंकि रात में 1 बजे के बाद ये घटना घटित हुई है और 1:30 बजे तक ये घटित हुई है, तो इसको आज में ही काउंट करते हैं। आज ये घटना जो घटित हुई उसके बाद आसिम मुनीर भी सामने नहीं आया, हाफिज सईद भी सामने नहीं आया, इसके पीछे की वजह आपको क्या नजर आ रही है सर? देखिए, अगर मैं आसिफ मुनीर होता तो डेफिनेटली आज की तारीख में मुझे भी रिटेलिएट करने का मैं कोई ना कोई प्लान सोच रहा होता। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान को अगर हमने अटैक किया है तो पाकिस्तान चुपचाप बैठ जाएगा, पर ऐसा भी नहीं है कि हमको ये नहीं मालूम है कि पाकिस्तान रिटेलिएट कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की जमहूरियत भी इस तरह की है कि उसको भी अपने जो आवाम से काफी प्रेशर है। और मेरे ख्याल से श्रीवास्तव सर ने किसी दूसरे चैनल पे सुबह ये बात कर रहे थे और बड़ी अच्छी तरह उन्होंने ये बात बताई भी है कि जिस तरह की पाकिस्तान, जिस तरह का प्रेशर इंडिया में हमारे पॉलिटिशियंस और फोर्सेस के ऊपर होता है, उसी तरह का प्रेशर पाकिस्तान के पास भी है। ठीक है सर। सर जी, पॉलिटिकली एंड हिस्टोरिकली वी आर वन एंड द सेम कंट्री। तो ये पूजा जी मान लीजिए कि पाकिस्तान भी कोई ना कोई हरकत करे बगैर नहीं मानेगा, बात करेगा, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। अब कोई लैक्सिटी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी फर्दर लॉस जो हमारे किसी भी उसका मैन पावर का एक सिनेरियो, एक जिस दौरान आप बोल रहे हैं सर, मेरे जहन में एक सिनेरियो बार बार आता है। डॉक्टर डीके गुप्ता सर, मैं आपके पास आऊंगी कि जलते तवे पर बैठा हुआ आदमी कब तक उस पर बैठा रहेगा? छनछना के उठेगा तो सही, और उठेगा तो हरकत होगी, और उस प्रतिक्रिया के लिए शायद हिंदुस्तान तैयार भी है, क्योंकि आज हमने उसी लेवल पर मॉक ड्रिल भी करी है। जी देखिए, जो डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट के जो प्रोसेस होते हैं वो कंटिन्यूअस 24/7 जैसे आपका चैनल है, वो बिल्कुल उस तरह से होते हैं। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा डिफेंस के बारे में कि अगर
कोई युद्ध नहीं हो रहा है, बिल्कुल शांति है, फिर भी हर स्ट्रेटेजिक जो डिफेंस के, जो एयरफोर्स के जो बेसेस होते हैं वहां पे वारपी होती है। मतलब एक पायलट एक फाइटर एयरक्राफ्ट में वो हमेशा पूरे अपने जो भी उसका टर्नआउट है उसके साथ लैस होके एकदम ऑन द स्पॉट जब भी कोई खबर मिलेगी वो उड़ान भरने के लिए तैयार रहता है। ये 24/7 की एक्टिविटी। तो भारत कभी भी इसको हल्के में नहीं लेगा। और मैं बता दूं कि भारत कल से ज्यादा चौकन्ना आज होगा। और मैं एक चीज जरा सा आपको बताना चाहूंगा, जो मुस्लिम देशों की बात आप बता रही थी। देखिए, मैं एक लेख लिखा था अभी जब अबू धाबी की यात्रा किए थे हमारे मोदी साहब। यूएई और जो सऊदी अरबिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस 11 साल के कार्यकाल में ये उनकी 12वीं यात्रा है 2 देशों की, उसमें से 9 यात्रा तो केवल यूएई की है। तो इस व्यक्ति श्री मोदी ने, इस व्यक्ति ने भारत का पीआर सबसे पहले वो जानता था कि मुझे समर्थन किससे लेना है। मध्य पूर्व देशों का जितना इन्होंने टूर किया और लगभग हर प्रमुख देशों से इन्होंने अपनी सर्वोच्च नागरिकता का पुरस्कार पाया। और यूएई को जिस तरह से अपने पाले में किया कि पहला एक खाड़ी देश है जो अपना ऑयल पुल भारत में स्थापित करता है, इन्होंने इस रिसोर्सेज के रूप में उन मध्य पूर्व के देशों को अपने लिया। उनको पता था कि पाकिस्तान को बीट करना है तो मुखिया देश सऊदी अरबिया और जो यूएई है, ये मुसलमानों के मुखिया देश हैं, इनको अपने पाले में लाया जा। और बहुत हद तक 99% सफलता इनको मिल चुकी है। और पहली बार और सर इसमें मैं चाहूंगी कि संजीव सर थोड़ा सा ऐड ऑन करें। सर, शायद क्या यही वजह है कि चाइना ने भी वैश्विक मंच पर पाकिस्तान का साथ छोड़ा है? देखिए, अपना सवाल आप फिर से दोहराएं। मैं ऑडियो डिस्कनेक्ट होने की वजह से मैं सुन नहीं पाया मेरे पैनलिस्ट का आर्गुमेंट। सर, डॉक्टर डीके गुप्ता साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 से 10 बार सिर्फ और सिर्फ अरब कंट्रीज की यात्रा करी, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते थे कि हमें किस देश का समर्थन इस समय सबसे ज्यादा जरूरी होगा और कौन मुंह खोल सकता है और किसका समर्थन हमें नुकसान दे सकता है। और शायद यही वजह है कि इस्लामिक स्टेट्स का समर्थन होना इंडिया के लिए वैश्विक मंच पर पाकिस्तान को पूरी तरीके से काट रहा है, अलग थलग कर रहा है, और चाइना भी उसका सपोर्ट करने से 2 बार सोच रहा है। सर, नहीं, इसमें मेरा, देखिए, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि भारत की ये जो कार्रवाई है वो आतंकवाद के विरुद्ध है। और आतंकवाद एक मानवता के विरुद्ध एक बड़ी चुनौती है, मानवता के समक्ष एक बड़ी चुनौती है जिसका कि सभी को मुकाबला करना है। मिडिल ईस्ट के रीजन में आप जानते हैं कि एक आतंकवाद के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई चल रही है और वहाँ पर अनेक इस तरीके की स्थितियां बनती हैं कि जहाँ पर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो और अन्य जो आतंकी संगठन लगातार ऑपरेट करते हैं। तो जो ये मिडिल ईस्ट रीजन के जो राष्ट्र हैं, जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं, वो आतंकवाद की चुनौती को समझते हैं और इस वजह से उन्होंने इस पूरे स्टैंड पे विषय पे अपना न्यूट्रल स्टैंड लिया है। दूसरा एक कारण ये भी है कि ये जो इस्लामिक वर्ल्ड के जो राष्ट्र हैं वो भारत के साथ अपने संबंधों को गहरा करना चाहते हैं। ठीक है सर, एक विषय और मैं चाहूंगी कि इस पे आप थोड़ा सा जो है प्रकाश डालिए। सर, देखिए, पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक हुई और ये कोई पहली बार नहीं हुई, कई बार हो चुकी है, लेकिन इस बार की एयर स्ट्राइक बहुत बड़ी थी क्योंकि हम बहावलपुर की बात कर रहे हैं, मादरके की बात कर रहे हैं, तो लाहौर से कुछ ही दूरी पर बहावलपुर है। और ऐसे में ये जो एयर स्ट्राइक होती है, इसके बाद मुझे लगता है कि शायद जो सीमावर्ती राज्य थे उनके लोगों के जहन से, सीमावर्ती राज्यों के जो कस्बाई लोग थे उनके जहन से शायद पाकिस्तान का वो खौफ निकलने लगा था। शायद यही वजह है कि वापस से सीज फायर का उल्लंघन बादीपोरा में हुआ है। इसको किस तरह देखते हैं सर? देखिए, ये जो भारत की जो आज कार्रवाई पंजाब में की गई, पाकिस्तान के पंजाब में बहावलपुर में, मुद्रिके में, और जाहिर है कि ये बड़ी कार्रवाई है। और अभी तक हमने अपनी जो काउंटर टेरर जो स्ट्राइक्स है उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर तक ही रखा था, पिछली जो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। बट इस बार जो इसका जो दायरा है और बढ़ाया गया है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज है कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई करने के संदर्भ में पाकिस्तान के किसी भी जगह पर टारगेट कर सकता है। इस बात का बहुत ही क्लियर मैसेज भारत ने किया है। लेकिन भारत ने साथ ही ये स्पष्ट भी किया है कि ये जो कार्रवाई है आतंकी ठिकानों पर की गई है। ये आतंकी ठिकाने चाहे जहां भी क्यों ना हो, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने हाल के अपने बयान में कि इन आतंकियों को हम एंड्स ऑफ द अर्थ से भी ढूंढ निकालेंगे।
और जहां कहीं भी विश्व में ये छुपे होंगे, किसी भी कोने में विश्व के छुपे होंगे, इन आतंकियों को जस्टिस तक पहुंचाएंगे। तो ये जो भारत का संकल्प है उसको उन्होंने सिद्ध करके दिखाया है। ठीक है सर, डिबेट को कंक्लूड करेंगे। 2-2 मिनट में चाहूंगी कि आप सभी लोग, एक विशेष सवाल है कि अगर हम युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो भारत और पाकिस्तान दोनों को आप कहां खड़ा पाते हैं? मोहन सर, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मेरी पूजा, मुझे नहीं लगता कि हम युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पाकिस्तान को सबक मिलना था, वो सबक मिल चुका है, और इस तरह की अटैक और इस तरह की स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर आगे भी होते रहेंगे, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, डॉक्टर डी के गुप्ता सर। देखिए, अगर युद्ध अगर आगे बढ़ता है तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, चाइना इसमें लिस्ट इंटरेस्ट लेगा। वो सतही तौर पे थ्योरेटिकली बताएगा, लेकिन नहीं करेगा, क्योंकि $4 बिलियन का पाकिस्तान से उसका ट्रेड चलता है, तो 131 बिलियन भारत से चलता है उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो इसमें वो भारत के जो आर्थिक जो बाजार है उससे समझौता नहीं करेगा पाकिस्तान के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये युद्ध ज़्यादा चलता है तो सऊदी अरबिया और यूएई, ये जो मुस्लिम देश हैं, जो कतर वगैरह हैं, ये भारत का सपोर्ट करेंगे अंदर अंदर, और कतर तो साफ तौर पे भी बोला है, और दोनों न्यूट्रल हैं। तो भारत इस युद्ध में, और पहली बात, भारत का टारगेट पाकिस्तान नहीं है। भारत के लिए, भारत की सारी तैयारी पाकिस्तान को ध्यान में रख के नहीं होती है। भारत की तैयारी होती है कि हम विश्व स्तर के जो देश हैं, जो परमाणु बम से लैस ब्रिटेन है, जो कि यूएस है, इस सारे से कभी भविष्य में कुछ हो तो हम पंगा ले सके, उसकी तैयारी भारत कर रहा है। मतलब तीर एक निशाने कई, तीर एक निशाने कई है। भारत का संदेश बहुत अच्छा है कि हम बिना किसी की सहायता के इंटरनेशनल पावर शेयर में अपना शेयर बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, संजीव सर प्लीज कंक्लूड कीजिएगा। बोलिएगा सर। संजीव सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, लगातार हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धरत स्थितियां बनती हैं तो आखिरकार नजारा कैसा हो सकता है। मोहन सर, एक विषय में और समझना चाहूंगी कि ऐसे समय में आप देशवासियों को आज क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो लोग आहत हुए थे उनके परिजनों को आज थोड़ी सी शांति जरूर आई होगी, और पूरा देश शायद इस मूवमेंट का इंतजार कर रहा था। देखिए, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं डेफिनेटली उनका लॉस समझ सकता हूं, और उनको ये महसूस करना चाहिए कि जितने भी लोग आज कैजुअलिटी पाकिस्तान में हुए हैं, ये लोग मानवता के दुश्मन थे, और ये आज नहीं कल तो किसी ना किसी घर को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे थे। आज उन सब घरों को, उन सब कई लोगों का सिंदूर हम लोगों ने बचा लिया है। शायद ये मेरे ख्याल से एक बहुत लंबे समय तक ये चीजें याद की जाएगी। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी तरह से एक वर्ड में कंक्लूड कर दिया है कि पाकिस्तान आज एक गर्म तवे के ऊपर बैठा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने ये वर्ड यूज किया। और ये तवा डेफिनेटली इंडियन आर्मी ने और इंडियन आर्म फोर्सेस ने गर्म किया है। और देखते हैं पाकिस्तान इस तवे पर कितने दिन बैठता है। पानी, उस तवे पे पानी डालने का काम जो है सर आसिम मुनीर ने किया था, लेकिन भारतीय सेना ने तो उसी तवे पे बैठा दिया आसिम मुनीर को। लेकिन मुनीर साहब को पाकिस्तान के लिए एक ही ऑप्शन ओपन है मेरे ख्याल से, अगर शांति चाहते हैं तो वो मुनीर को सबसे पहले रिजाइन कराएं और अपनी गलती समझे, और दूसरा वो कम से कम ये इस तरह के टेररिस्ट कैंप को अगर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो उनका स्वागत है। वो भारतीय मदद ले सकते हैं हमारी, हम तैयार हैं उनकी मदद करने के लिए। वो बताएंगे किस किस कैंप को वो चाहते हैं, उनके बस में नहीं है। हम मानते हैं कि वो पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है और उनके बस में ये दहशतगर्द नहीं आ रहे हैं। तो भारत एक अच्छा पड़ोसी होने के नाते हम उनका ये काम बड़ी बखूबी से करने के लिए तैयार हैं, हम उनकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है, आप सभी मेरे साथ में जुड़े, इस चर्चा को बेहद खास और अहम बनाया। तो देखिए, एक बहुत सुंदर पंक्ति है, उस पंक्ति में कुछ यूं कहा गया है कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। राष्ट्र का प्रेम सर्वोपरि होता है, और कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी और जन्मभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है।
इसीलिए शायद इस ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा गया, क्योंकि वो सिंदूर माँ भारती भी पहनती है, वो सिंदूर भारत की हर महिला पहनती है। और वही सिंदूर भारतीय सेना की बंदूक ने जब धारण किया तो बदला बनकर यूं गरजा आसमान पर कि पाकिस्तान के आतंक के आकाओं की चीखें निकल गई हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का, और नसीहत पाकिस्तान को कि अपनी नापाक हरकतों से बाज आ जाओ, अपनी धरती का इस्तेमाल कम से कम आतंक के आकाओं को पालने के लिए तो मत करो, क्योंकि ये ना तुम्हारे सगे हैं ना हमारे सगे हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का।